तो ठीक। आज जो हम लोग करेंगे कि बेसिकली जब कुंडली कोई आती है तो कुंडली को कैसे हम स्टार्ट करते देखना हम, क्योंकि कई दफा होता है जैसी कुंडली आती है तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि करना क्या है। जैसे किसी ने कोई भी ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया कि शादी कब होगी, या गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या कंपटीशन में मतलब सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे कुछ 5-6 पॉइंट है, वो सीक्वेंस आप लोग लिख लो, सो डेट कि फिर उसको मैं इसको इलाबोरेट कर लूंगा कि कैसे कैसे चीजें देखनी है, उसको फिर हम ठीक कोरिलेट है। कर पाएंगे फिर। ठीक। सो पहला पॉइंट होगा एक तो तिथि देखना है, तिथि। सेकंड पॉइंट इज गण। थर्ड इज राशि का तत्व और लग्न का तत्व। मतलब बेसिकली राशि के बारे में देखना है और लग्न के बारे में देखना है, कौन सी राशि है, कहाँ पे बैठी है, तत्व क्या होगा एंड ऑल। नेक्स्ट है राशि का मान क्या होगा, वो देखना है आपने। सर राशि का मान। राशि का क्या होगा, राशि का? राशि का मान वैल्यू कितना, जैसे डिग्री वाइज देखते हैं ना कि कितने डिग्री का है, सो डेट यू विल कम टू नो कि कितना स्ट्रेंथ है, मृत है, या किस कंडीशन में वो है, बालावस्था में है, किशोरावस्था में है। उससे हमें लग्न के बारे में पता चल जाएगा। तो लग्न का मान कितना है वो देख लेना आपने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लग्न कहाँ किस राशि में स्थित है। ओके। देन देखेंगे हम कि उस पर्टिकुलर लग्न के लिए कारक और अकारक कौन सा ग्रह होता है। ठीक है, ये बेसिक देख के फिर विल कम टू द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइक अगर शादी के बारे में पूछ रहा है, या जॉब के बारे में पूछ रहा है, या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो वो चीजें हमें देखनी है। अब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, फिर कम से कम इतनी बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इतना हम आइडेंटिफाई कर सके कि किस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि कंपटीशन से रिलेटेड पूछ रहा है कि कंपटीशन निकलेगा कि नहीं, तो सीधा सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कि सिक्स्थ हाउस पे देखेंगे। राइट। उसके बाद मान लो कि शादी से रिलेटेड देखना, सीधा सेवंथ हाउस पे जाना है हमें। ठीक है। प्रोफेशन से रिलेटेड देखना हमें अगर, तो टेंथ हाउस देखेंगे। बिजनेस से रिलेटेड देखना है तो फिर सेवंथ हाउस देखेंगे। पुत्र से रिलेटेड देखना है तो फिफ्थ हाउस देखेंगे। तो ऐसे करके कम से कम ये बेसिक चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि किस हम्म। भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड कारक ग्रह कौन सा है। अच्छा। कारक ग्रह लाइक शादी के लिए मान लो कि बात कर रहे हैं तो गुरु हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं तो शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। या किसी जॉब वॉब के लिए बात करें तो शनि देख सकते हो आप। तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कारक ग्रह कौन होगा। ठीक है। तो उसकी स्थिति देखते हैं, कहाँ पोजीशन है और क्या चीजें। फिर ये सब चीजें मिला लेते हैं। तब हम देखते हैं कि दशा अंतरदशा क्या बता रही है, क्या प्रोमिसेस, कब टाइम हमारा फुलफिलमेंट कब होगा हमारा, वो चीजें देखते हैं। एंड देन वी कम टू गोचर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है गोचर में कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी शादी हो जाएगी या जॉब लग जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन सबसे पहले जो स्टार्ट किया हमने कि तिथि से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमने देखा कि तिथि कौन सी है, मतलब चंद्रमा। किसी भी लग्न में इंपॉर्टेंट क्या, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अब क्या है, आपने देखना है कि क्योंकि आप किसी भी प्रोमिसेस तभी फुलफिल होगा, तभी अच्छे से कुंडली के प्रोमिसेस मिलेंगे, जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे। जब आपका मन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको चीजें ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखना जरूरी है कि चंद्रमा कितना स्ट्रांग है उस कुंडली में। ठीक है। तो उसका नॉर्मल बेसिक है कि आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक
ठीक है, मतलब शुक्ल पक्ष जो चंद्रमा के बढ़ने का जो टाइम होता है, उसमें अष्टमी से लेके और चंद्रमा फिर पूर्णिमा आएगी, उसमें सबसे स्ट्रांग होगा। उस समय से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक अगर होता है तो इस टाइम को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली कि चंद्रमा ठीक-ठाक स्थिति में है। दूसरा, आप ऐसे भी अगर लेमैन की भाषा में बात करूँ मैं, तो सबसे ईज़ी होगा आइडेंटिफ़ाई करना कि चंद्रमा स्ट्रांग है कि नहीं। तो आप देख लो सूर्य से कितना नज़दीक है वो, ठीक है? अगर सूर्य के साथ ही चंद्रमा बैठ गया तो आप बिना तिथि-विथि देखे ही बता सकते हो आप कि ये तो अमावस्या वाला दिन है, तो चंद्रमा कहीं न कहीं वीक होगा, ठीक है? सूर्य और जो चंद्रमा होगा अगर 180 डिग्री पे होता है, तो हम बोल सकते हैं कि पूर्णिमा वाला दिन है। तो ऐसे करके आप उसको पूरा कुंडली देख के ही बता दो कि हाँ, चंद्रमा स्ट्रांग है आपका या वीक है, ठीक है? तो सेकंड सर फैक्टर अगर है जैसे गण। कि सर अगर ये चंद्रमा हाँ, उच्च में बैठा हुआ है, उच्च का चंद्रमा सेकंड में जैसे कि टॉरस का है, लेकिन ये हाँ, सूर्य के हाँ। साथ बैठा हुआ है, तो वो भी सर वीक में हाँ, आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल पीड़ित होगा ये, कृष्ण पक्ष का पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया ये। हाँ, ठीक है, क्योंकि हाँ, ठीक है, हाँ। अमावस्या का जन्म आ गया, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेशक ये मतलब ओमनाथ जी, उच्च का हो गया ये लेकिन प्लीज एलाबोरेट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे अमावस्या आपने बताया कि अच्छा, चंद्र सूर्य किसी के भी साथ बैठा है तो। हाँ, बिल्कुल। किसी भी कुंडली में जैसे जब आप कुंडली खोलते हो लग्न जो कुंडली होती है बेसिकली, उस कुंडली में खोलते ही आप देख लो कि चंद्रमा कहाँ पे प्लेस्ड है। उसको जो रेफरेंस लेंगे सूर्य से उसका रेफरेंस लेंगे कि सूर्य से कितनी दूर है ये, कितने हाउस दूर है ये, ठीक है? जैसे मान लो कि सूर्य अगर किसी के लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा लेट्स की प्लेस्ड इन 7th हाउस, तो 180 डिग्री पे हो गया, तो वो पूर्णिमा वाला कंडीशन होगा, ठीक है? और वैसे ही सूर्य फर्स्ट हाउस में है, जैसे अभी टॉरस का बताया था प्रियंका जी ने कि ऊपर पश चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा, सूर्य भी वहीं बैठा हो, तो वो अमावस्या वाला कंडीशन। किसी भी हाउस में अगर चंद्रमा और सूर्य बैठे होंगे तो अमावस्या वाला कंडीशन होगा। क्लियर? तो तो राजे कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे ऐसे क्या है, हाँ, जैसे आवाज चंद्रमा कट रही है। पीढ़ित स्थिति में है या सूर्य के साथ बैठा है। आवाज चंद्रमा आवाज यदि कट रही है। सूर्य के साथ बैठा है, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ बैठा है, हुँ, हुँ। हेलो, हाँ, तो बोलिए ऐसी आवाज है, स्थिति में चंद्रमा क्या हो सूर्य के सकता साथ बैठे हैं। है? हाँ, चंद्रमा तो सूर्य इसका कहीं न मतलब, कहीं आपका जो हाँ, मन स्थिर नहीं रहेगा आपका। हमेशा कुछ चीज़ें सोचोगे, एक चीज़ों पे रह नहीं पाओगे आप टिक के। हाँ, कभी कई दफ़ा ईगो वाली भावना आप में ज़्यादा रहेगी क्योंकि सूर्य क्या क्या है, अहम लाता है, होता है ना अधिकार वाला वो ग्रह है। तो वो चीज़ें हाँ, कहीं न कहीं दिखेंगी, तो ये सारी चीज़ें हाँ, होंगी, ठीक है? तो सबसे तो पहले उसके तिथि देख लिए लिया आपने। उपाय क्या होता है? हाँ। एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल उसका उपाय क्या के है, लिए तो वो रेमेडी तो क्या अलग है? हम लोग उसमें देख हाँ, उसमें क्या है कि फिर अब चंद्रमा हाँ, पीड़ित है तो आप बेसिकली चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज़ अगर दान-वान करते हैं या शिव की पूजा करते हैं, कई दफ़ा हम रुद्राभिषेक कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई सारे हम्म, डिफरेंट उसमें और कई सारे कंडीशन देखने पड़ते हैं कि कौन-सा अब जैसे कारक जो ग्रह देखते हैं हम, तो वो इसीलिए देखते हैं कि हम्म, कई दफ़ा होता है कि कुंडली में अगर कुछ ग्रह अच्छे नहीं है तो हम एक भी ग्रह अगर आपका ऐसा मिल गया जो कि लीडिंग कंडीशन में है, अच्छे पोज़ीशन में है, तो उससे भी आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए हम कारक और अकारक ग्रह देखते हैं। ठीक है? हम्म, हम्म, चलिए, ठीक है? ठीक तो ठीक दूसरा है, पॉइंट हमारा हो गया गण का। तो 3 गण जो हमारे हैं, देवगण, मनुष्यगण और अच्छा, राक्षसगण। हाँ, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है? बेसिकली मान लो कि अब कोई आ गया जातक बोला कि मेरा बच्चा आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब हम्म, देखा आपने कि ये तो अ, मान लो कि देवगण का या मनुष्यगण का है, तो हम्म, थोड़ा-सा मेहनत कम होगा। वैसे ही अगर राक्षसगण का होगा, तो ज़्यादा पराक्रमी होगा, ज़्यादा साहसिक कार्य करने वाला होगा। ये राक्षस केवल हम्म, एक्चुअली बस एक तरह से समझ लो कि सांकेतिक रूप में है ये। ऐसा नहीं कि पूरा राक्षस ही बन हम्म, रहा है वो, बस राक्षस गण का है हम्म, तो वो क्या होगा ज़्यादा एग्रेसिव होगा या जुझारू प्रवृत्ति वाला होगा, ठीक है? हाँ हाँ, मनुष्य गण का होगा तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना जानता होगा, ठीक है? थोड़ा एक तरह हम्म, से बोले तो उम, काफ़ी चतुर होगा, सेल्फिश टाइप का होगा। हम्म, तो ऐसे करके हम्म, आप गण से उस व्यक्ति का जो बेसिक जो पर्सनैलिटी है ना या व्यक्तित्व जो बेसिकली कहेंगे कि वो चीज़ उससे आप हम्म, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो हम्म, दूसरा पॉइंट पहला हम्म, तिथि था आपका, दूसरा गण देख लिया आपने। उसके बाद फिर हम्म, आपने अब देखना है कि लग्न की स्थिति क्या है। जैसे डिग्री का मैंने बताया कि कौन-सी डिग्री हम्म, चल रही है। तो हम्म, अगर जनरली मानते हैं कि 5 डिग्री से लेके
25 डिग्री के बीच में अगर कोई लग्न होता है तो जनरली ठीक ठाक कंडीशन में आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, जो प्रोमिसेस होते हैं आपके कुंडली से रिलेटेड, वो फुलफिल होते हैं। या फुलफिल होने में लग्न बेसिकली क्या है आपका, कि लग्न बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कितना स्ट्रांग हो वो लग्न ही बताएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लग्न की डिग्री देखते हैं। उसी में जैसे किस अवस्था में, बाल्यावस्था में है कि किशोरावस्था में है, वो जैसे बुक्स में भी शायद डिटेल में दिया हुआ है पूरा, कि जैसे सम में होगा 0 से 6 डिग्री पे होगा तो मृत हो जाएगा, ऐसे 7 से 12 डिग्री होगा तो वृद्धावस्था में, ऐसे करके चार्ट बना हुआ है। उससे आप देख के जनरली ऐप, मोबाइल ऐप में मिल जाता है आपको कि कौन सी अवस्था में है वो। ठीक है, जो 5 अवस्थाएं हमारी होती है, बाल्या, किशोरा और मृतावस्था, ये सब किस कंडीशन में, वो डिग्री देख के आपको पता चल जाता है कि लग्न आपका मृत है या बाल्य है या किशोरावस्था में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें उसके बाद हम, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें लग्न की डिग्री अलग होती है और लग्नेश की अलग होती है कुंडली में, हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या मीनिंग है, मेरे को ये समझ नहीं आता है। लग्नेश, जैसे लग्न की, जैसे मान लो कि वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि जी अगर लग्न मजबूत होगा तो वृश्चिक राशि से रिलेटेड जो कारकत्व होंगी वो आप में ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि अच्छा। मंगल है, हाँ, अब मान लो कि मंगल है, मंगल की डिग्री कम है, तो मंगल की डिग्री कम होगी तो मंगल से रिलेटेड जो चीजें मिलनी चाहिए वो कम मिलेंगी। जैसे एग्रेसिवनेस मंगल का अच्छा, जो बेसिक क्वालिटी होता है, हाँ, तो वो यही सारी चीजें डिफरेंस आती है लग्न से, और जो ग्रह की डिग्री होती है। लग्न। अच्छा, हाँ, इसमें अगर किसी का लग्न की डिग्री बहुत कम है, जैसे 0 से 1 के बीच, तो उसका क्या एनालिसिस करेंगे? उसका ये कि जो जो प्रोमिसेस आपको कुंडली में दिख रहे हैं कई दफा, अब जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन के लिए किसी के बारे में पूछ रहा है, कोई जातक है, बोला कि मैं कंपटीशन निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसकी लग्न वीक होगी तो हम्म। क्या करेगा वो उतना ज्यादा मेहनत करने को इच्छुक नहीं होगा वो, जितना उसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जितना कंपटीशन के लिए जो एक बेंचमार्क को सेट करना था वो कर ही नहीं पाएगा वो, मतलब मेंटली उतना स्ट्रांग होगा ही नहीं वो। देखने में लगे कि हाँ बहुत सारा काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली में आउटपुट नहीं निकल रहा होगा, तो ये सारी चीजें नेगेटिव आ जाती है थोड़ी सी। तो अगर लग्न की डिग्री 28 या 30 हो तो वो डिपेंड करता है कि सम में है या विषम में है। जैसे अगर मान लो कि सम में 0 से 8 डिग्री 6 डिग्री के बीच में होगा तो वो मृतावस्था में होगा, लेकिन यही अगर विषम में 25 से 30 डिग्री होगा तो मृतावस्था में होगा, और 0 से 6 डिग्री हो तो बालावस्था में होगा। बालावस्था आप उसको ऐसे समझ लो कि जैसे बाल्यावस्था में लड़के कैसे होते हैं, छोटे बच्चे, कुछ नहीं, जो जो मन मर्जी किया, अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किशोरावस्था में क्या हुआ कि किशोरावस्था में आप चीजों को सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हो चीजों के बारे में कि आप कैसे है, कुछ चीज मैं करूंगा तो मेरे लिए क्या उसमें फायदा होगा, प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, आप अपने बेनिफिट के बारे में देखते हो। तो यही उसी को आप एक बार दिमाग में रख लो कि किस अवस्था में, वृद्धावस्था में क्या होगा, बिल्कुल दिख तो रहा होगा स्ट्रांग है, लेकिन काम करने की इच्छा हो भी रही होगी तो शक्ति, वो उतनी ताकत नहीं होगी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आप काम कर पाओ। तो वैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो ग्रह के अवस्थाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होगा। उसके सर बाद एक हम बार, देखते हैं कि राशि का तत्व क्या होगा, राशि और लग्न का तत्व। लास्ट क्लास में भी बताया था एक बार मैंने कि राशि का जो तत्व होगा और लग्न का जो तत्व होगा, अगर दोनों तत्वता सेम होते हैं, जैसे मान लो अग्नि तत्व राशि हो गई जहाँ चंद्रमा बैठा होगा आपका, और लग्न भी अग्नि तत्व का हो गया, तो तत्वता दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक अपने आप में ही खुद से ही एक राजयोग है बड़ा सही है। तो इसीलिए तत्व को देखना होता है कि आपकी राशि किस तत्व की है। जैसे मान अच्छा, लो कि अगर अग्नि राशि तत्व, और लग्न का तत्व सेम हो तो अच्छा है, मतलब। हाँ बिल्कुल, ये राजयोग हो जाता है एक तरह से। अब मान लो कि राशि सर अग्नि अगर तत्व की हो गई और सर अगर सर ऐसे लग्न सर आपका, सर मेरा हम्म, करेक्ट लगन है, और सर राशि है वो वाली वृष राशि है सर, तो ये हाँ, तो वृष राशि हो गई तो आप उसको तत्व निकाल लो कौन सा, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे करके चारों लिख लो पहले आप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस में नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर 5 6 7 8 ऐसे करके सीक्वेंस लगा लो, तो उसको पता चल रहा है कि आपका कौन सी राशि किस तत्व में आ रही है। जैसे मान लो 1 से 4 तक आपने सीक्वेंस लिख लिया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो पहली राशि होगी मेष, तो अग्नि तत्व की होगी। ठीक है, वृष राशि हो जाएगी तो आपकी पृथ्वी तत्व की राशि हो जाएगी। ठीक है, ऐसी पांचवी राशि जो होगी फिर अग्नि तत्व के नीचे आएगी तो वो अग्नि तत्व की हो जाएगी। ऐसे सीक्वेंस बना के आप लर्न करने के लिए आप कर सकते हो। तो वैसे आप तत्व देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। जैसे मान लो कि जल तत्व का है तो किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढालने की कंडीशन में रहेगा, जो नेचुरल जो
क्वालिटी होती है, पानी क्या होती है, कहीं भी आप किसी भी वेसल में रख लो उसी शेप में आ जाता है। तो इस तरह से आप तत्व के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी के बारे में देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया, तो ये तो तत्व का हो गया। फिर देखना हमें कि कारक और अकारक ग्रह कौन से हैं। हाँ कारक ओके अकारक ग्रह मुझे लगता है कि किसी शायद मॉडल में है भी, शायद 13-14 किसी में शायद, बुक में देख लेना आप लोग कौन सा मॉडल है। तो लग्न के हिसाब से कारक आपने देखना है कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है आपके लिए लग्न के 6th लिए। मॉड्यूल में। हाँ, 6 मतलब लग्न मॉडल का ध्यान नहीं मुझे किसमें है। लग्न राशि के हिसाब से। जैसे मान लो कन्या लग्न होगा आपका तो शुक्र उसमें कारक हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तुला लग्न होगा तो शनि बुध शुक्र ऐसे करके कारक हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप कारक अकारक में ग्रहों को बांट सकते हो। ठीक है, फिर आपका तब आप ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर आप उसके बाद आप देखोगे कि जो क्वेश्चन लेके आया है जातक, वो उससे रिलेटेड चीजें क्या क्या है। अब मान लो कि जैसे शादी से रिलेटेड जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होता है हमारा कि शादी कब होगी या शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, तो वो सारी चीजें होती है। तो आप सबसे पहले पकड़ लो शादी का कौन सा ग्रह कारक है, तो शादी के लिए गुरु कारक होता है। तो आपको उस पर्टिकुलर कुंडली में गुरु की पोजीशन देखनी हो कि गुरु कहाँ पे बैठा हुआ है। लाइक मान लो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है या 5th हाउस में बैठा हुआ है या किस हाउस में बैठा है। उसके अलावा उस पर दृष्टि किस ग्रह की है। अब मान लो गुरु गुरु जहां बैठा है वहां पे शनि की दृष्टि हो गई, तो हो सकता है शादी में लेट करा दे, क्योंकि स्लो ग्रह शनि को मानते हैं ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि जो जो भी कारक तो गुरु है, तो गुरु से रिलेटेड चीजें अगर पीड़ित है तो उसमें उससे रिलेटेड चीजें देर होंगी या प्रॉब्लम उसको दिखाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 7th हाउस और उसका स्वामी कैसी कंडीशन में है। राइट, 7th हाउस मान लो किसी, अब अगर वृश्चिक लग्न है तो 7th हाउस आपका होगा वृष राशि हो जाएगी। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की पोजीशन आपने देख ली है कि शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी आपकी। तो अब इसके बाद जो है सो फिर आप देख सकते हो कि फिर बाकी जो आपकी जो MD AD महादशा अंतरदशा क्या आ रही है, वो क्या बता रही है, वो प्रोमिसेस दे रही है कि टाइम इवेंट को बता रही है कि होगी कि नहीं होगी। तो वो सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक आपका जो होता है जो कुंडली देखने का जो सीक्वेंस आपका, ताकि आप कोई भी प्रिडिक्शन दे सकते हो। तो बस ये सीक्वेंस रखो आप, तो बेसिक चीज तो क्लियर ही रहेंगी। अब जैसे मान लो कोई भी कुंडली, जैसे मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली ले रहा हूँ मैं अगर, तो अब मैं जैसे कुंडली देखूंगा तो बोलेंगे, जैसे मैं शुरू करूंगा कि हाँ ठीक है, आप चूंकि वृश्चिक लग्न के हो, जिसका स्वामी मंगल होता है, मंगल 12 हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, तो मंगल आपका लग्न का स्वामी होने की वजह से क्या होगा कि आप थोड़े एग्रेसिव होगे, और किसी भी चीज को आप करने के लिए ज्यादा उतावले होगे, जल्दी जल्दी करने की एक नॉर्मल सी नेचर होगी। जो मंगल का जो फीचर होगा, जो क्वालिटी मंगल की होती है, वो सारी क्वालिटी वृश्चिक राशि में आएगी मंगल की वजह से। तो वो होगा, तो उसकी वजह से आप क्या होगे, आप साहसी होगे, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होगे आप, और डरने की आदत आप में नहीं होगी। तो ये सारी चीज आप बताओगे, भाविक प्रवृत्तियों को हो गया, आप ज्यादा एनर्जेटिक हो गया आप। तो ये सारी होगी। और मनुष्यगण की होने की वजह से क्या होगा कि आप चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, उसके अलावा किसी भी परिस्थिति के लिए के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हो। ठीक है, आप थोड़ा सेल्फिश प्रवृत्ति, जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या होता है उसके बारे में आप बताते हुए आप आगे निकल जाओगे। हाँ, गण, ये गण होने की वजह से आप ऐसे, आप मान लो देवगण के हो गए तो आप थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति के हो गए, आप भगवान में विश्वास रखते होगे या पूजा पाठ में विश्वास रखते होगे। चीजें, अब भगवान क्या चीजें परिस्थितियों को अपने हिसाब से परिस्थितियों को बना लेते हैं, मनुष्य परिस्थिति के को अपने हिसाब से ढाल लेता है वो। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप बोलोगे देवगण के आप है, तो इसलिए आप क्या होगा, आप परिस्थितियों को अपने हिसाब से बना लेते हो आप। तो ये क्वालिटी है जिसकी वजह से आप आगे करियर में जो भी रेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसी में मान लो कि चंद्रमा मान लो 5th हाउस में, 5th राशि में बैठा हो, सिंह राशि में। तो फिर अब जनरली क्या होता है कि लग्न और राशि को हम 50-50 का एक तरह से देते हैं प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि किसी का एक लग्न देखा उसी के हिसाब से ही हमने बता दिया कि आप ऐसे, आपका फीचर ऐसा होगा, बॉडी बिल्डअप ऐसा होगा आपका, या आप ऐसे सोच रहे होगे, आप ऐसे पर्सनालिटी वाले होगे। वो चीजें आप लग्न और जो राशि है
उसको 50-50 रेशियो में बांट के ही देखना है। ऐसे नहीं कि बस लग्न देखा और आपने बताना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि फिर वृश्चिक राशि के थे आप और सिंह लग्न के हो गए आप, तो सिंह लग्न, सिंह कैसा होता है, राजा होता है वो। तो राजा होगा तो आप आपकी क्वालिटी में दिखेगा, वो चीजें दिखेंगी हर एक जगह जहां भी जाओगे आप थोड़ा सा कोशिश करोगे चीजों को लीड करने की। ठीक है, उसी हिसाब से आप जो राजसिक गुण जो होगा आपका, वो चीज आपको हमेशा दिखेंगे, हमेशा आप इनिशिएटिव लेने का काम करोगे आप। तो ये सारी चीजें आप फिर इसको कोरिलेट कर सकते हो, राशि को और जो लग्न है उसको, इस हिसाब से देख के फिर इसके बाद आप बताओगे कि हाँ, चूंकि आप विवाह के लिए आए हो, अब जो आपकी शुक्र की स्थिति है वो मान लो कि शनि से दृष्ट है, या शुक्र चूंकि गुरु के साथ आपका दृष्ट है, तो आपका शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। फिर आपने महादशा अंतरदशा देख लिया आपने कि महादशा और अंतरदशा अगर सही कंडीशन में है, सही पोजीशन में, जैसे कि महादशा से अंतरदशा को काउंट कर लिया आपने कि कितने नंबर पे है। मान लो कि महादशा से अंतरदशा 5-9 का संबंध बना रहा है, ठीक है, नवम पंचम का संबंध बना रहा है, तो ये एक अच्छे साइन को दिखा रहा है वो। ठीक है, उसके अलावा सप्तम से रिलेटेड जैसे शुक्र है, जैसे वृश्चिक राशि का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न का, सॉरी, तो वृश्चिक लग्न में शुक्र 7th हाउस का स्वामी हुआ। तो अब शुक्र जहां पे भी होगा, तो एक तो शुक्र की महादशा में शादी हो सकती है, या सप्तम भाव पे जिसकी दृष्टि होती है उससे भी रिलेटेड टाइम पे शादी हो सकती है। या कई दफा D9 में जब हम जाते हैं नवांश में, तो नवांश का जो सप्तमेश होता है उसके भी दशा अंतर दशा में शादियां होती हैं। ठीक है, और कई दफा होगा आप देखो कि अब मान लो किसी की महादशा या अंतरदशा वैसे जो शादी वाले टाइम पे आ ही नहीं रही है, किसी की दशा ही वैसी नहीं मिल रही है कि शादी उसकी हो सके, तो क्या शादी नहीं होगी? उस समय हम देखते हैं बेसिकली कि 7th हाउस से अगर गुरु का गोचर हो रहा हो, तो तब भी हम बोल सकते हैं कि शादी की संभावना बन रही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे आप अगर कोरिलेट करके और सीक्वेंस में कुंडली को देखोगे तो आसानी से बता पाओगे आप। ओमनाथ जी, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग जी, हो गया। आप स्क्रीन शेयर करके ना किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग प्रॉपर दशा अंतदशा जो चल रही है उससे ओके, ना मैं रिलेट करके कोई बताओगे तो नहीं, थोड़ा सा इजी रहेगा। जी। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। मैडम, ये सारा काम समझाने का मैम का है कि मैम को चाहिए इस वे से समझाना, लेकिन ये ड्यूटी सोमनाथ जी ले बैठे हैं बेचारे। ये देखो, वो पता चल गया कि लग्न की कंडीशन कैसी है। तो अगर डिग्री वाइज देखोगे आप, तो लग्न स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिख रहा है। सुपरफिशियली देखा आपने तो देखा कि हाँ, लग्न अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो जातक जो चीजें करेगा वो अचीव करेगा। ठीक है, फिर देखा आपने कि मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, तो मंगल 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो आप बता सकते हो कि जातक ज्यादातर बाहर अगर रहे तो उसका भाग्योदय ज्यादा होगा, या घर के बाहर रहेगा तो ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर मान लो मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, तो बता सकते हो कि मंगल शनि है तो ये अपने एफर्ट से ही चीजों को अचीव करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शनि भी उच्च का हो गया आपका। तो ऐसे करके आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो। अब मान लो कि शादी का देखना है हमें, तो क्या देखेंगे, शुक्र 2nd हाउस का जो, सॉरी, 7th हाउस का जो स्वामी शुक्र है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो शुक्र देखो आप, ऑल दो ये शुक्र शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, ये गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो गुरु बोलते हैं बेसिकली गंगा जल का काम करता है कहीं पे भी, तो जहां पे होगा वो चीजों को अच्छी कर देता है। तो शुक्र गुरु के साथ बैठ गया है आपका। तो जब भी शुक्र की दशा आएगी इस जातक की, तो शादी से रिलेटेड चीजें होंगी या फैमिली से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, अब मान लो कि किसी को शुक्र की दशा, इस जातक की शुक्र की दशा मान लो कि स्टार्टिंग में ही होगी, जन्म के टाइम पे शुक्र की दशा अगर मिल गई इसको, तो फिर अब देखेंगे कि 7th हाउस में बैठा हुआ कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है जो 7th हाउस में है, या इवन 7th हाउस पे दृष्टि वाली प्लेनेट को भी आप एज अ कारक देख सकते हो कि ये शादी के लिए, जो इसकी अगर दशांतर दशा आएगी तो इस टाइम पे शादी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे राहु है, तो राहु को भी नेचुरल कारक मानते हैं हम शादी का। जनरली देखोगे आप, सही अगर एज है, अगर राहु की दशा आ रही है, तो उस राहु की दशा में भी शादियां होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि जब इसकी महादशा या अंतरदशा आएगी, तो शादी वाला काम हो जाएगा। और किसी को, ओमनाथ जी, एक बार वो दृष्टि का बता दीजिए। जैसे सेकंड अभी हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं 7th हाउस राहु पे, तो यहाँ पे किस कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी? 7th हाउस पे दृष्टि, की 7th हाउस पे। हाँ जी।
हाँ, 7th हाउस पे आप देखोगे तो मंगल की दृष्टि होगी आपकी, 8वीं दृष्टि मंगल देख रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप वैसे देखोगे तो बोल सकते हो कि जातक शादी तो अच्छी चलेगी, लेकिन मंगल की वजह से कहीं ना कहीं बीच में खटपट होती रहेगी। क्लियर है? तो ये आप ऐसे दृष्टि, और भी अगर कोई ग्रह की पड़ रही हो, अब इस कुंडली में तो और कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आप, लेकिन आप देखो कि सप्तमेश जहां बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, वहां पे मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यही चीज आप अगर नवांश में जाके देखोगे और नवांश में भी दिखे कि हाँ 7th हाउस वाकई में पीड़ित है, तो फिर जो भी जातक होगा ये उसको वाकई में शादी में या जो मैरिज लाइफ होगी उसमें प्रॉब्लम रहेगी उसको, क्योंकि जो ओमनाथ जी, नवांश होता है जैसे राहु बेसिकली बैठा हुआ है, माइक्रोस्कोप। जैसे हम्म। जैसे राहु बैठा हुआ है 7th हाउस में, हाँ तो इसका हाँ, तो मतलब है राहु इस बेसिकली, बंदे की, इसका हाँ मतलब कि अगर राहु बैठेगा 7th हाउस में तो वो शादी जिस बंदे से होगी, वो बंदा आपके जहां तो ऑपोजिट मीन्स की जहां तो वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा, जहां तो समझो ना कि बिल्कुल उल्टा ही करेगा वो। एक्चुअली वो राहु कास्ट क्या नहीं है बोल सकते, वो ट्रेडिशन। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ज्यादा एज वाले से शादी करो, हो सकता है आप कम एज वाले से शादी हाँ करो, जी, हाँ कुछ जी, भी हाँ हो जी। सकता है। मतलब जो नॉर्मल होते हैं राहु शादी क्या, उससे बिल्कुल हाँ अलग हटके होगा। बिल्कुल, राहु क्या आपको बेसिकली ट्रेडिशन से हट के चीजें कराता है वो। राइट हाँ ठीक राइट। है, जी। इसी में अगर राहु के साथ शनि भी हो जाता तो डेफिनेटली वो मतलब इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाता ही जाता। तो ऐसे आप बोल सकते हो। और तो आप देखोगे तो मंगल की दृष्टि भी शनि के साथ है, मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, और उसकी मंगल की दृष्टि 7th हाउस दो पे है, तो कहीं शादियां ना हो कहीं गई। थोड़ा सा, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव दिखेगा उसका। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को कोरिलेट करके फिर बाकी प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा टाइम भी काफी हो गया है, तो और अगर कुछ पूछना हो तो फिर कोई क्वेश्चन और हो तो इससे रिलेटेड, कि कुंडली कैसे देखते हैं। अब ओमनाथ जी इसको एनालाइज करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे, ताकि यहाँ पे ज्यादा टाइम वो ना हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ। लास्ट, जैसे ये मैं जैसे ये अभी लगन में क्या कहते हैं, केतु बैठा है और केतु अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो केतु लगन में हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है इंसान का नेचर कैसा, कि ये मंगल भी है और केतु भी है देखा जाए तो ये कैसा हाँ, रहेगा इंसान का, रहेगा ये कि कैसा ये रहेगा। जातक काफी काफी अग्रेसिव, केतु की क्या, एक तो डिसेप्टिव होगा केतु, क्योंकि आप देखो केतु वाले जनरली जो खासकर लग्न में बैठे हो तो ऑकल्ट की तरफ जाता है जातक। ठीक है, वो हो गया एक तो डिसेप्टिव, और जो चीजें बोलेगा सोचेगा कुछ और, अगर एक्चुअली में अंदर से कुछ और होगा और बाहर से कुछ और दिखेगा लोगों को। तो ये सारी चीजें आपकी, और केतु, क्योंकि कहते हैं केतु कुंजवत केतु बोलते हैं, मतलब केतु को मंगल की तरह माना गया है और राहु को शनि की तरह माना गया है। ठीक है, तो केतु में वो सारे कारकत्व होंगे जो मंगल के होते हैं, और राहु में वो सारे कारकत्व आते हैं जो शनि के होते हैं। हम्म। ठीक है, तो लग्न में, लग्न की जो लग्न का जो स्वामी मंगल है, तो उसका कारकत्व उसमें जातक में दिखेगा, साथ साथ केतु, बिकॉज ऑफ मंगल, केतु में भी मंगल वाली चीजें दिखेंगी। तो इस केस में ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि केतु अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, हाँ एट बिल्कुल मंगल वैसे की कह होती सकते हैं है। आप। इसीलिए बोलते हैं केतु को वृश्चिक राशि में अच्छा मानते हैं और राहु को वृष राशि में अच्छा 11। मानते हैं। एक्चुअली मेरा भी यही योग है।